हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्री सिक्योर, और प्री सिक्योर के ये 5 टॉपिक आज हम लोग करेंगे। इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक हैं ये 5 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई, सेकंड टॉपिक इज अबाउट शेड्यूल्ड बैंक्स, थर्ड टॉपिक इज अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फोर्थ टॉपिक इज अबाउट बेसल 3 नॉर्म्स, एंड फिफ्थ टॉपिक इज अबाउट टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट्स एंड देयर फीचर्स। तो ये 5 टॉपिक जो है आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होइएगा, और ये रिसेंटली ये सारे टॉपिक अगर हम लास्ट 15 डेज की बात करें तो ये सारे टॉपिक न्यूज में घूम रहे थे। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक तरह से आपका रिवीजन का क्वेश्चन है कि आपने पहले जो भी टॉपिक्स करे हैं उसके हिसाब से ये रिवीजन क्वेश्चन करिए। रिवीजन क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। Consider the following pairs of government schemes and their key features। तो गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन से हैं 1, 2, 3, और उसका की फीचर क्या है, की ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान, तो पीएम किसान किसान फार्मर्स के लिए ही बनाया गया है, और इसका फीचर क्या है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर। सही लग रहा है देख के? ऐसे ही आपको करना है, ये मुझे नहीं करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में यहां पे है, फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू द रूरल हाउस होल्ड, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यूनिवर्सल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये 3 स्कीम और तीनों के ऑब्जेक्टिव। स्कीम्स कई बार एग्जाम्स में आते हैं और स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब एक बार आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, एसीएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो आपका मेन काम होगा स्कीम्स को ही इंप्लीमेंट करते रहना। तो स्कीम्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और पढ़ के आंसर करना है। तो अभी आप इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करके तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, या पहले मैं तीनों स्टेटमेंट पढ़ देता हूं फिर आप आंसर बताइए। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ऑल डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी इंक्लूडिंग क्वाइन। आरबीआई जो होता है वो करेंसी सारे डिनोमिनेशंस की, जो भी डिनोमिनेशंस आप देखते हो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, सारा कौन रिलीज करता है? आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम द क्वाइंस भी, सॉरी, इंक्लूडिंग क्वाइंस, जो भी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी क्वाइंस है, 20 रुपीज के भी क्वाइंस आपको दिखते होंगे, ये सब आरबीआई ही प्रिंट करता है, इशू करता है, सब कुछ करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है, बैंकर्स का बैंक तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है, ऐसा एक सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। इट रेगुलेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। इट रेगुलेट्स बैंक्स तो आप समझ रहे हो, बैंक्स कौन कौन से हैं? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, जिनका नाम आपने सुना हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, है ना। बजाज फाइनेंस, बहुत सारे जो आप जाओगे मॉल्स वगैरह में कुछ गुड्स खरीदोगे, फ्रिज वगैरह खरीदोगे, तो वहां पे आप बजाज फाइनेंस से भी लोन लेकर के खरीद सकते हो। तो बजाज फाइनेंस से क्या हो गई? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई। उसको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। तो ये तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और तीनों स्टेटमेंट के ऊपर अपना आंसर बताइए। अब पॉज करिए, तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया है, पॉज करके आप आंसर बताइए, फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूं उससे समझिए। इट रेगुलेट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, सही बात है। क्या जितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं सबको आरबीआई रेगुलेट करता है? नहीं, बट एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट रेगुलेट्स एनबीएफसी, तो जनरल स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है, स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है, बाकी बैंक्स का बैंकर है। ये जो एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज का भी बैंकर है। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? अभी सर्दी चल रहा है, थोड़ा गर्मी भी लगता है कभी कभी, तो आप सोचते हो फैन चला दें, कम पे चलाएं ज्यादा पे चलाएं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम लोग रेगुलेट करना बोलते हैं। तो आरबीआई क्या करता है? बैंक्स को रेगुलेट करता है, एनबीएफसीज को भी करता है, बैंकर का भी बैंक्स
बैंक्स का भी बैंकर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है। सेकंड थर्ड तो बिल्कुल सही है। अब बात आता है करेंसी का। करेंसी में जो नोट्स होते हैं, नोट्स, उसको प्रिंटिंग करके सर्कुलेट करने का जो जिम्मेदारी होता है सब किसके ऊपर है? आरबीआई के ऊपर है। बट जहां पे क्वाइंस की बात आती है, क्वाइंस को मिंट करने का जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई के ऊपर नहीं दिया जाता है। सर्कुलेशन का भले ही होता है बट मिंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरबीआई के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए फर्स्ट जो है उसको हम गलत मान सकते हैं। अगर जैसे ही हम लोग फर्स्ट को गलत कर देंगे, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी आ जाएगा, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। तो आरबीआई के बारे में यहां सारी चीजें दी हुई हैं। आरबीआई क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इंडिया का जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। 1934 में आरबीआई एक्ट आया और उसके बाद से आरबीआई को क्या कर दिया गया? एस्टैब्लिश कर दिया गया। जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था तो आरबीआई उस टाइम पे फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड नहीं था। आजादी के बाद से इसको नेशनलाइज करके फुल्ली गवर्नमेंट ओन किया गया। आरबीआई का रिकमेंडेशन किसने किया था? 1926 में रॉयल कमीशन आया था ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे कमीशन हैं और वो सारे कमीशन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हिल्टन एंड यंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। तो ये आप इकोनॉमिक्स का भी एक क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी हो गया। इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड और इसको नेशनलाइज आजादी के बाद कब किया गया? 1949 में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसको ओन कर लिया, प्राइवेट लोगों से खरीद लिया। आरबीआई में एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, इतना हमारे लिए काफी है। लोकल बोर्ड्स होंगे और गवर्नर वगैरह होंगे, ये सब आरबीआई का कंपोजिशन है। और बाकी जो है मेंस ओरिएंटेड चीजें आरबीआई और क्या क्या काम करता है ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ते ही हो। तो आंसर इज सी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया इज द करेक्ट? शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? शेड्यूल्ड बैंक्स आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल्ड बैंक लिस्टेड है। क्या ये सही है? नहीं है? आप बताओ। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो विद द आरबीआई। सीआरआर क्या है? सीआरआर ये है कि जो भी बैंक्स है, बैंक्स पैसा लेते हैं आपसे, डिपॉजिट्स लेते हैं। हम लोग बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं और डिपॉजिट्स करते हैं। तो डिपॉजिट्स हम लोग सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं। जो बिजनेसमैन है, जिसने दुकान खोला हुआ है, वो भी अकाउंट वहां खुलवाता है, उसको करंट अकाउंट खोल के मिलता है बैंक में। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कभी कभी आप एफडी करने जाते हो, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट भी करते हो कि हर महीने 10,000 रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हो। तो ये सारा जो अकाउंट होता है बैंक्स के पास, जो आप पैसा जमा कराते हो, उस पैसे का कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज आरबीआई बैंक्स जो होता है वो आरबीआई के पास रखता है। उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जो भी पैसा आरबीआई बैंक्स के पास आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज कैश में आरबीआई के पास रखना, कि अगर बैंक्स को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक रन वगैरह हो रहा है, तो आरबीआई उस पैसे को यूज कर सके बैंक्स को बचाने के लिए। इसको हम बोलते हैं सीआरआर। तो ऑब्वियसली ये सही स्टेटमेंट है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। पढ़ लिया? बताइए। कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्सक्लूड ही कर दिया गया है कि वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं बनेंगे। ऐसा है कि नहीं है? बोलो, पॉज करके बताओ, आंसर बताओ। ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर अगेन जो दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा? सी का 1 और 2 दिखेगा। सेकंड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। कोऑपरेटिव बैंक को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। अगर कोऑपरेटिव बैंक वो सारा क्राइटेरिया फॉलो कर लेते हैं कि वो भी एक शेड्यूल्ड बैंक बन सके, तो वो भी एक शेड्यूल्ड बैंक बन सकते हैं। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो अभी यहां पे एक्सक्लूजन लिखा हुआ है तो गलत है। और शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन है आरबीआई के। अब देखो, शेड्यूल्ड बैंक्स आर बैंक लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। उनके लिए पेड अप कैपिटल उस टाइम पे 5 लाख
मस्ट हैव ए मिनिमम 5 लाख इन पेड अप कैपिटल एंड रेज फंड 5 लाख होना चाहिए। CRR सबको मीट करना पड़ेगा जो भी शेड्यूल्ड बैंक होगा। उसके अलावा SLR भी होता है जो आप बाद में पढ़ोगे या फिर इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ते हो। तो जो भी शेड्यूल्ड बैंक होगा उसको क्या प्रिविलेज मिलेगा? RBI से लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे RBI उसको क्या दे देगी? लोन। रीफाइनेंसिंग, RBI उसको रीफाइनेंस करेगी जब भी प्रॉब्लम में होगा वो बैंक। मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस में उसको मेंबरशिप मिलेगा सो दैट कि उसका ऑपरेशन आसान हो जाएगा। एक दूसरे बैंक से जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा उसके लिए। तो ये मिल जाएगा। करेंसी स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास होगी। तो ये सारा प्रिविलेज एंड बेनिफिट किसको मिलता है? शेड्यूल्ड बैंक्स को मिलता है इंडिया में। शेड्यूल्ड बैंक में भी होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है सबसे, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आ जाएंगे। फिर होता है रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक। तो ये सारा बैंक का जो क्लासिफिकेशन है वो आप कहां पढ़ते हो? अगेन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का नुकसान क्या है? RBI उसको रीफाइनेंस नहीं करेगी, लोन उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा और फैसिलिटीज रिलेटेड टू करेंसी स्टोरेज ये सब थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, 2 करेक्ट था और 3 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? कोऑपरेटिव बैंक कैन ऑल्सो बी शेड्यूल्ड इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया सेट बाय द RBI। अगर वो RBI का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको भी शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा जो है वो मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। PSL, लेंडिंग मतलब लोन देना, उसको लेंडिंग बोलते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब बैंक्स जब लोन देती हैं तो कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी पे लोन दें, ऐसा RBI कहती है, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर एक बैंक है वो लोन दे रही है लिकर कंपनी को, वो ज्यादा अच्छा है कि लोन दे रही है स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए, वो अच्छा है। आप में से बहुत लोग बोलोगे सर सेकंड वाला अच्छा है। अगर RBI छोड़ो बाकी बैंक अगर लोन दे रही हैं एक कंपनी को जो कोयला जला के एनर्जी बनाता है, दूसरा कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी बनाता है, किसको देना चाहिए? आप बोलोगे सर सेकंड वाले को देना चाहिए। तो वैसे ही RBI ने कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर बना रखा है कि इन सेक्टर को बाकी बैंक्स क्या दे, ज्यादा से ज्यादा लोन दे और उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। समझ में आई बात? अब ये 3 स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाएंगे जैसे ही आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझ लिया। एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज एंड हाउसिंग लोन आर इंक्लूडेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। Both domestic and foreign bank operating in India are required to meet PSL target. Renewable energy project are excluded from ambit of PSL. तो ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी कैसे आएगा बिना एग्रीकल्चर के? माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे एंटरप्राइज जिनको छोटा लोन चाहिए है ना, वो बहुत ज्यादा लोकल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेंगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, उनको भी प्रायोरिटी पे लोन मिलना चाहिए और लोगों का घर तो बनना चाहिए। ये सारा किसके अंदर है? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक दोनों को रिक्वायर होता है कि वो लोग PSL का जो टारगेट है वो मीट करें, है ना। फॉरेन बैंक्स भी एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सही है, इसमें डिटेल में जाएंगे तो और भी चीजें आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी को भी क्या मिलता है? प्रायोरिटी सेक्टर का टैग मिलता है, तो थर्ड वाला गलत हो जाता है। जैसे ही थर्ड वाला गलत होगा आंसर क्या मिलेगा? 1 और 2 मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आई होप मैंने आपको समझा दिया है। फॉरेन बैंक विथ फ्यूअर देन 20 ब्रांचेस, है ना, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर उन पे भी लगता है। रीजनल रूरल बैंक पे तो 75% का लगता है और बाकी जनरली बैंक्स जो होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उस पे 40%, मतलब जितना लोन वो लोग दे रहे हैं उसका 40% किसको दें? प्रायोरिटी सेक्टर को दें। तो ये सारी चीजें आप कहां समझते हो? अगेन क्लासेज में समझते हो। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बेसल 3 नॉर्म्स। बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? उसके पास पैसा आता है और वही पैसा वो लोन में चलाती है ना। पैसा आया और लोन पे चलाया, तो उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच होने का चांसेस रहता है। कितना पैसा आया, कितना लोन पे चलाया, इसको कब वापस देना है, उससे कब वापस मिलेगा, बहुत सारे इफ एंड बट्स रहते हैं, है ना। तो कभी मिसमैनेज हो जाता है और बैंक्स जो है वो कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ
को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बैंक कोलैप्स होती है तो उससे उस कंट्री का और इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज का भी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकता है एक बैंक के कोलैप्स होने से। और बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चलता रहे ये बहुत जरूरी है। तो पूरे वर्ल्ड के बैंक्स ने डिसाइड किया बेसल में बैठ के कि बैंक्स को कुछ सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, जिसको बोला जाता है बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स में बेसल 1 आया, फिर बेसल 2 आया, फिर बेसल 3 आया। तो 3 बार बेसल नॉर्म्स आ चुका अभी तक, और इंडिया उसको फॉलो करता है, इंडियन बैंक्स उसको फॉलो करते हैं, आरबीआई फॉलो करवाता है, और कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेसल 3 नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय इंडियन बैंक्स इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट हमेशा ध्यान से पढ़ो। बेसल 3 aims to strengthen the regulation, supervision and risk management within the banking sector. रिस्क मैनेजमेंट को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। सही बात है। और क्या करेगा? रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, सुपरविजन को स्ट्रेंथन करेगा, रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। कहां पे? बैंकिंग सेक्टर में। तो 1 इज करेक्ट। इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बफर्स इंक्लूडिंग द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। बेसल 3 अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसा क्यों करेगा? है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली टू पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों लगना चाहिए? तो अब आप समझोगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप एसबीआई में भी पैसा जमा करते हो, आप आईसीआईसीआई में भी करते हो, तो हर बैंक पे लगना चाहिए। जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है सब पे लगना चाहिए। तो थर्ड वाला तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो ही जाएगा, और फर्स्ट वाला तो करेक्ट था ही। फर्स्ट वाला करेक्ट है, उसको हटा दो, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। तो आप फंसोगे किसमें? ऑप्शन बी में और सी में। तो पॉज करो और आंसर बताओ कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 4 बेसल नॉर्म्स के बारे में, बताओ। ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स के बारे में आपने आपको सारी चीजें बता दी। बेसल फ्रेमवर्क क्या था? जो भी फाइनेंशियल शॉक हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना, एक बैंक के डूबने से जो बाकी बैंक्स पे खतरा होता है उसको कम करना, कैपिटल स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा बढ़ाना, ये सारी चीजें बेसल फ्रेमवर्क पहली बार 1991 में अडॉप्ट किया गया, फिर 2004 में चल रहा है, फिर बेसल 3 नॉर्म्स में सारी बातें चल रही हैं। बेसल 3 standards were initially phased in starting from 2013. Full implementation was extended multiple times, with the final framework scheduled to come into effect in January 2023 में ये आने वाला था। तो ये सारा बेसल के ऊपर कॉन्सेप्ट है, जो कि अगेन आप कहां पढ़ते हो? क्लासेस में पढ़ते हो, है ना। तो इसमें से फर्स्ट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट था, जो कि इनकरेक्ट था वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, थर्ड वाला, एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था तो सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड देयर फीचर? बैंक अकाउंट और उनके फीचर्स बताने, है ना। एक साइड है बैंक अकाउंट, ये आसान सा क्वेश्चन, हलवा सा क्वेश्चन, ये तो होना चाहिए आपसे। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जो पांचों क्वेश्चन आज मैंने बताया ना, यूपीएससी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है ऐसे क्वेश्चंस पे, बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टेड रहती है, और एपीएससी ने भी अपना इंटरेस्ट लास्ट ईयर से दिखाया है, तो आपको करने ही करने। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की फीचर, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट। अगर आपने एक दुकान चला रहे हो तो आपका पैसा, अगर आप यूपीआई वगैरह मैनेज कर रहे हो, उसी में पैसा आ रहा है, तो आप कई बार क्या खोलते हो? करंट अकाउंट खोलते हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट, प्रोवाइडेड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्री मैच्योर विड्रॉल इज नॉट अलाउड। तो अब तीनों पढ़ो और तीनों के बारे में बताओ, तीनों पढ़ो और तीनों के बारे में बताओ। थर्ड जो है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में प्री मैच्योर विड्रॉल जो है अलाउड होता है, बट उस पर क्या लगता है? चार्जेस लग जाता है, फाइन लग जाता है। थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा। जैसे ही थर्ड वाला गलत हो जाएगा, सी और डी जो होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, है ना। करंट अकाउंट आप समझते हो, सेविंग अकाउंट आपका मेरा सबका क्या होगा? सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, करंट अकाउंट बिजनेसेस के लिए, डेली ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा सही होता है। तो सॉल्यूशन ए है, करंट अकाउंट जो है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट, ये बिल्कुल सही है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जितना आपने पैसा जमा किया उससे ज्यादा निकाल पाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जनरली आपको सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा।
है ना, क्योंकि आप सेव कर रहे हो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर विड्रॉल जो है अलाउड होता है, बट उस पर क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें लग जाएंगी। तो ऐसे ही डेली आप प्री सिक्योर करते रहिए और प्रीलिम्स में अपना सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करते रहिए। और साथ में आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स को और ज्यादा बॉल्स्टर करने के लिए जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।